Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Salat and it is your new Oxford Modern English Book 7. Today we have to discuss a new chapter which is included in month of November, and the chapter name is A Voice in the Dark. A voice in the dark, अंधेरे में एक आवाज़. First of all, we have to discuss words to know. The first word is bite. इंतज़ार करना. कार, ये एक रेलवे कैरेज यानी कि रेलगाड़ी के एक डब्बे को कहा गया है. ये जो कार का वर्ड है इस्तेमाल हुआ है रेलवे कैरेज के लिए. डेलिबरेटली यानी कि आहिस्तगी से, गौर व फिक्र के साथ, दोनों मायने में मफ़हूम लिए जाते हैं. इनडिफरेंट एक वर्ड होता है हमारे पास परेशान कुन, और इनडिफरेंट इस्तेमाल होगा ऐसी सूरत हाल जो परेशान कुन ना हो. इनसिग्निफिकेंट गैर ज़रूरी. इरिसोलेट अनडिसाइडेड हेजिटेटेड यानी कि मीन्स हिचकिचाहट. मेम्ड अपाहिज. माई कंपेनियन साथी को कहा गया है, यानी कि ये जो पूरी स्टोरी है वो W.H. डेव्स ने सुनाई है और उनके साथ के जो साथी हैं जिन्होंने इनके साथ ट्रैवल किया है उनके लिए इस्तेमाल किया माई कंपेनियन यानी कि मेरा साथी. रिलीक्वेंस्ड यानी कि छोड़ देना. सेंसेशन जज्बाती एहसासात, सनसनी. टू बीट सवारी करना. अ वॉइस इन द डार्क बेसिकली एक इनका नावल है, उसमें से एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो आपके चैप्टर का नाम देकर उसको शामिल किया गया है. और इसमें बताया ये गया है कि ये जो चैप्टर है इसमें ये जो मुसन्निफ़ हैं अपने आप ये अपना किस्सा सुना रहे हैं, और ये जो मुसन्निफ़ हैं ये अपने साथी के साथ रेल का सफ़र करना चाह रहे थे और वो भी बग़ैर टिकट लिए सफ़र करना चाह रहे थे. और उस दौरान उनको क्या क्या परेशानियाँ मुश्किलात को फ़ेस करना पड़ा, वो उन तमाम वाक़यात का तज़किरा कर रहे हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका चैप्टर है. अब इसमें देखें आपको फ़र्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, काफ़ी बड़ा पैराग्राफ है. इसमें आप उसकी इंग्लिश देखेंगे, मैं आपको उसका उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो आपको बताऊंगा. द स्नो वॉज स्टिल डीप एंड द मॉर्निंग एंड इवनिंग्स कोल्ड वैन अ वीक आफ्टर दिस वी रीच ओटावा. यानी कि कह रहे हैं कि जब हम ओटावा पहुँचे तो उससे पहले जो है वहाँ की सुबह और शामें बहुत सर्द थीं क्योंकि वहाँ पे बहुत बर्फ़बारी हुई थी. दिस सोलो ट्रैवलिंग वॉज नॉट एट ऑल टू माई लाइकिंग एंड आई ऑफन persuaded my companion to make more haste towards Winnipeg. विनीपेग दरअसल इनके साथी का नाम है, इनके दोस्त का नाम है. कह रहे हैं कि इतनी सुस्त रफ्तार पर सफ़र करना मुझे बिल्कुल पसंद ना था और मैं अक्सर अपने साथी को जिसका नाम विनीपेग है उसकी तरफ मज़ीद तेज़ी से बढ़ने पर कायल करता, उसको उकसाता कि हमें तेज़ी से जाना चाहिए यानी कि तेज़ सफ़र करना चाहिए. परसुएडेड का मतलब होता है उकसाना. फिर इसमें आपको बताया जा रहा है मज़ीद कि और जब मैंने अपने साथी को बार बार इस बात का कायल करता कि हमें तेज़ सफ़र करना चाहिए, ये बहुत स्लो सफ़र कर रहे हैं हम, तो वो मेरी बात पर आमादा हो गया. लिहाजा अगली सुबह हम एक मालगाड़ी पर चढ़ गए. और फिर बता रहे हैं कि पूरा दिन उसमें जमे रहने का तहिया किए हुए हम उस मालगाड़ी पर चढ़ गए. अब ये बता रहे हैं कि हमने कोशिश करी कि हम जो है दूसरी ट्रेन में जाएँ जो बहुत तेज़ जाती हो, लेकिन बदकिस्मती से ये महज एक मुकामी गाड़ी थी और नहायत सुस्त रफ्तार होने की वजह से हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुक रही थी. तो फिर कहा जा रहा है कि इस इरादे के साथ कि खुश्की के सफ़र करने वाली एक तेज़ रफ्तार मुसाफिर रेलगाड़ी पर सवार हो जाए जो हमें सुबह तुलू होने से पहले 400-500 मील दूर ले जाए. तो कह रहा है 4 and 500 miles बिफोर डे ब्रेक, यानी कि हमें बहुत जल्द सफ़र तय कर लें और हम जो हैं तेज़ रफ्तार मुसाफिर रेलगाड़ी पर सवार हो जाएं जो हमें सुबह तुलू होने से पहले 500 मील दूर ले जाए. फिर कहा जा रहा है विद दिस और इस. ये देखें आपका चैप्टर बहुत बड़ा है. ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है आपका. मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन बताऊँगा, आपने सिर्फ ट्रांसलेशन पर गौर करना है. ठीक है. वी सेट इन द स्टेशन वेटिंग रूम अंटिल इवनिंग एंड देन सम से लेकर ऑन द ट्रैक तक के मायने मफ़हूम में आपको बताऊंगा. लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है इस पैराग्राफ में
कि हमने जब इरादा किया दूसरी ट्रेन पे जाने का जो हमारे को मतलब 400-500 मील दूर ले जाए, इस मकसद के साथ हम शाम तक स्टेशन की इंतज़ारगाह में बैठे रहे और फिर रेलगाड़ी की आमद के वक्त से तकरीबन 20 मिनट पहले हम निगाहों में आए बगैर चुपके से बाहर निकले और एक खाली बोगी पर कब्जा कर लिया जो कुछ फासले पर साकिन खड़ी थी, यानी कि मूव नहीं कर रही थी। कह रहे हैं जिससे हम रेलगाड़ी को आता हुआ देख सकते थे। कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी बोगी का इंतखाब किया जिस पे हम बैठ गए और वहाँ से हम ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगे जहाँ पे हमें कोई नहीं देख सकता था। फिर भी स्टेशन के प्लेटफॉर्म से किसी की नज़र ना आते। अच्छा, फिर ये कहा बताया कि ये रेलगाड़ी जल्द ही पहुँचने वाली थी क्योंकि मुसाफिर पहले ही प्लेटफॉर्म पर टहल रहे थे। सामान तैयार रखा था और बहुत से लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार करने की कोई खातिर ख्वाह जगह ना थी। लोग इधर उधर टहल भी रहे थे। यहाँ रेलगाड़ी की आमद और रवानगी देखने के लिए लोग जमा हो गए थे। बिला आखिर हमने एक सीटी की आवाज़ सुनी और बाहर निगाह डालते हुए हमने अपने आप से दूर उसकी हेडलाइट दम बदम नज़दीक आते हुए देखी, यानी कि जो ट्रेन हमसे दूर थी उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ करीब आते हुए देखा। ये धुआं उड़ाती हुई कोई ज़्यादा शोर किए बगैर स्टेशन में दाखिल हुई क्योंकि पटरियाँ फिसलवा हो रही थीं, इसलिए कि अब भी ट्रैक पर अब भी बहुत सी जमी हुई और गिरी हुई बर्फ़ मौजूद थी। क्योंकि इसमें शुरू में ही बताया कि जब हम ओटावा पहुँचे, ओटावा इट इज़ द नेम ऑफ प्लेस, हम जब ओटावा पहुँचे तो उससे एक हफ़्ते पहले बर्फ़बारी हुई थी और वहाँ की सुबह और शामें बहुत सर्द थीं। कह रहे इस तेज़ रफ्तार मुसाफिर रेलगाड़ी के साथ अच्छा आओ मैंने जैक से कहा ज़ाया करने को वक्त बिल्कुल नहीं और हमने जल्दी से खाली बोगी से छलांगे लगा दी। इस तेज़ रफ्तार मुसाफिर रेलगाड़ी के साथ सामान का एक अंधा डब्बा था, जिसका मतलब ये था कि इंजन के पास वाला सिरा अंधा था, यानी उसमें कोई दरवाज़ा ना था, यानी कि एक बोगी उसकी ऐसी थी कि जिसमें दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था। हमारा मकसद ये था कि अचानक छुपने के मुकाम से नमूदार हों, अंधेरा हमारे हक़ में काम करता और उस डिब्बे के पायदान पर कूद जाएं और जिस जगह से प्लेटफार्म पर यह काम उस वक्त करना था जबकि रेलगाड़ी हरकत में होती। यानी कि अभी मनसूबा बंदी कर रहे थे, अब ये मनसूबा बंदी की जा रही है कि हमारे को ये काम जब करना है जब अंधेरा हो और कोई हमें ये काम करता हुआ ना देखे। ये जानते हुए कि कंडक्टर जो हमेशा ऐसी हरकतों के हवाले से चौकस होता था, लोगों को उतारने के लिए रेलगाड़ी बहुत कम रोकता था। उस वक्त भी जब उसे उनकी मौजूदगी का यकीन होता था, अगर वो हमें रेलगाड़ी के चलने से पहले देख लेता तो हमें सवारी करने से रोकने के लिए ज़रूर कोई कदम उठाता। एक दफ़ा हम उस डब्बे पर काबिज़ हो जाते तो रुकने के अगले मुकाम से पहले कोई आदमी हम तक नहीं पहुंच सकता था, जो गालबन 50 मील बाद आता या शायद उसके बाद। इस जगह हम उतर जाते, छुप जाते और जब ये दोबारा हरकत में आती तो अपने साबिक़ा मुकाम के लिए फिर से छलांग लगाते। यानी कि ये रेल का टिकट ना लेने की वजह से ये इस तरह की हरकतें बार बार कर रहे हैं कि जैसे ही ट्रेन रुकती किसी स्टेशन पर तो ये जंप लगा के वापसी नीचे आ जाते और जब ट्रेन चलने लगती और चेकिंग वगैरह हो जाती पैसेंजर्स के टिकट्स वगैरह की, तो फिर उसके बाद जब ट्रेन दोबारा चलने लगती तो दोबारा जंप करके ट्रेन के ऊपर ट्रेन में सवार हो जाते। फिर बताया जा रहा है रेलगाड़ी का ड्राइवर कोयला झोंकने वाला यकीनन हम तक पहुंच सकते थे, लेकिन ये आदमी हमेशा बेनियाज रहते और कभी दखल अंदाजी ना करते। उनका काम इंजन के पीछे की बजाय आगे की तरफ से ताल्लुक़ रखता था। कह रहे हैं कि जिस बोगी पे हम बैठे हुए थे, जिस रेलगाड़ी के डब्बे में हम बैठे हुए थे, कह रहे हैं कि उसके बिल्कुल आगे वो वाला हिस्सा था जहाँ से कोयले डालकर और इंजन को चलाया जाता था, जिसकी वजह से ट्रेन चलती थी। तो कह रहे हैं कि वो आदमी जो है वो हमसे बिल्कुल बेखबर होकर अपना काम करते। उनका काम अपने रेलगाड़ी अपना जो उनका डब्बा था उसमें वर्किंग करना था। उनको किसी दूसरे डब्बों से कोई सरोकार ना था कि कौन उतर रहा है और कौन चढ़ रहा है, तो लिहाजा हम उस वक्त तक सेफ रहे। फिर क्या बताया जा रहा है, The train whistled almost before we were ready and pulled slowly out of the station. I allowed the companion the advantage of being the first to jump. अच्छा, ओके। अब आगे से बताया जा रहा है हमारे तैयार होने तक रेलगाड़ी ने तकरीबन सीटी बजा दी और आहिस्ता से स्टेशन से निकलने लगी। यानी कि वही दोबारा मामूल की बात, यानी कि ये काम पहले भी कर रहे थे। अब रेल पहले रुक गई थी तो ये उतर गए और अब जब दोबारा रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया तो इन्होंने दोबारा रेल में सवार होने की कोशिश की। तो उसने अपने साथी को उसके माजूर हाथ की वजह से पहले छलांग लगाने का मौका दिया।
कह रहे हैं कि हमारे तैयार होने तक रेलगाड़ी ने तकरीबन सीटी बजा दी और आहिस्ता से स्टेशन से निकलने लगी। मैंने से मुराद ये, यानी कि यहाँ पे जो आई अलाउड जो लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है आई अलाउड, ये मुसन्निफ़ अपने बारे में कह रहे हैं कि मैंने अपने साथी को जो कि मोहताज माजूर था, उसको माजूर होने की वजह से पहले मैंने उसको मौका दिया कि पहले वो ट्रेन में चढ़ जाए। मेम्ड का मतलब मैंने आपको बताया माजूर होना, कि वो हाथों से माजूर था, तो कह रहे हैं कि उसकी पहले छलांग लगाने का मैंने मौका दिया। रेलगाड़ी की रफ्तार अब तेज़ तर होती जा रही थी और हम उसके साथ कदम मिलाने पर मजबूर हो गए। छलांग लगाते हुए उसने हैंडल बार को पकड़ लिया और रफ्तारी से पायदान पर सवार हो गया, जिसके बाद मेरे हाथ ने तेज़ी से उस बार को पकड़ लिया और मैं उसको गाड़ी के साथ भागने लगा। मुझे हैरत हुई जब मेरा साथी प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह संभालने के बजाय हिचकिचाहट के आलम में बगैर सोचे समझे पायदान पर खड़ा रहा, मेरे लिए कोशिश करने की कोई गुंजाइश ना छोड़ते हुए। लेकिन मैंने फिर भी बार को थामे रखा, यानी कि जो हैंडल होता है उसका, जिसको पकड़ के ट्रेन पर चढ़ते हैं, उसको थामे रखा। अगरचे रेलगाड़ी अब इतनी तेज़ी से चल रही थी कि मुझे उसका साथ देने में बेहद मुश्किल पेश आ रही थी। मैंने चीख कर उससे पायदान खाली कर देने को कहा, यानी कि जब उसने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि तुम पहले चढ़ जाओ और हमदर्दी का इजहार किया, तो उसका दोस्त जो है वो पहले चढ़ तो गया, लेकिन पायदान खाली नहीं कर, पायदान पे ही खड़ा रहा, ऊपर नहीं गया। अगर वो ऊपर जाता तो मुसन्निफ़ को ख़ुद भी ऊपर पायदान पर पाँव रखने का मौका मिल जाता। तो इसलिए उन्होंने आखिरकार ख़ुद ही, जब ट्रेन की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगी, तो उन्होंने ख़ुद ही फिर अपने दोस्त को कहा कि बराए मेहरबानी पायदान से ऊपर हो जाओ ताकि मैं भी चढ़ सकूं, क्योंकि ट्रेन अब मज़ीद तेज़ होती जा रही है। लेकिन अच्छा, उसने ऐसे ही किया मेरे ख्याल में, और जब मैंने दोस्त को कहा तो उसने ऐसे ही किया मेरे ख्याल में। बड़ा फूंक फूंक के कदम रखते हुए, बार को ज़्यादा मजबूती से पकड़ते हुए मैं उछला, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि रेलगाड़ी अब तेज़ रफ्तारी से चल रही थी। मेरा पाँव पायदान पर ना पड़ा और मैं गिर पड़ा और अब भी हैंडल बार से चिपके हुए कई गज तक घसीटता चला गया अपनी गिरफ्त ख़त्म करने से पहले। और मैं किसी कदर सदमे की हालत में कई मिनट तक वहीं पड़ा रहा जबकि रेलगाड़ी तारीकी में तेज़ी से आगे बढ़ गई। यानी कि अब ये बताया जा रहा है ये एक हादसा पेश हो गया, यानी कि सिर्फ एक बग़ैर टिकट के सफ़र करने का जो उनका मकसद था, उसकी वजह से ये एक खौफनाक हादसा हो गया जिसमें उनका दोस्त जो हाथों से मोहताज था तो वो तो ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो गया, लेकिन मुसन्निफ़ जो थे जब उन्होंने जंप लगाई तो उस वक्त ट्रेन की वेलोसिटी और उनकी अपनी वेलोसिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो ट्रेन जैसे उन्होंने जंप करी, पायदान आगे निकल चुका था, वो उनके पाँव पीछे रह गए और वो अचानक से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गए। यानी कि ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा थी और उनकी रफ्तार मुसन्निफ़ की कम थी, जिसकी वजह से वो पायदान पे उछले, पायदान पर पाँव रखने की वजह से, लेकिन वो रख ना सके और नीचे घसीटते हुए दूर तक चले गए और कुछ देर तक वो उसी अंधेरे में पड़े रहे। देन अब मज़ीद आगे बताया जा रहा है, उस वक्त भी मुझे इल्म ना हुआ कि क्या हुआ है। कह रहे हैं इवन देन आई डिड नॉट नो व्हाट हैड हैपेंड। मुझे उस वक्त भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि क्या हुआ है। अब मैं इससे मायने मफ़हूम आपको बताऊंगा सारे पैराग्राफ के, लेकिन मुझे पता चला कि मुझे ऐसा करने से रोकने वाला कोई काम हो गया है। सीधा बैठते हुए तब भी मैंने अपना जायज़ा लेना शुरू किया और अब पता चला कि मेरा दायां पाँव टखने से कट कर अलग हो गया है। ओ माय गॉड! इस दरियाफ़त ने मुझे इतना धचका नहीं पहुंचाया जितना कि उसके फ़ौरन बाद आने वाले ख़याल ने, क्योंकि मैं कोई दर्द महसूस ना कर सकता था, इसलिए मुझे कोई इल्म ना था कि बहुत से दीगर हिस्सों में मेरे जिस्म का क्या हाल हो गया है। और मेरी तसल्ली ना हुई जब तक कि मैंने जिस्म का हाल हो गया। सेवरल पार्ट्स देन अच्छा, every portion of it. Seeing a man crossing the track, I shouted to him the assistance. He looked in one direction and another, not seeing me in darkness, and was going in his way when I shouted again. Okay. आगे बताया जा रहा है, जब तक कि मैंने उसकी हैसियत का, अच्छा, एक आदमी को पटरी पार करते हुए देखकर मैंने चीख कर उससे मदद के लिए कहा। मुझे अंधेरे में ना देख पाते हुए उसने एक तरफ देखा फिर दूसरी तरफ और अपने रास्ते पर जाने लगा। जब मैं दोबारा चिल्लाया, अब मैं आपको इस पैराग्राफ में मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, इस ये वाला पैराग्राफ है, फिर तक आपको बताऊँगा।
अच्छा, फिर लिखा भाई, जब मैं दोबारा चिल्लाया उस वक्त उसने पूरी तरह से मेरे रुख पर देखा, लेकिन नज़दीक आने के बजाय वो हवा में उछला, गिरते गिरते बचा, जद्दोजहद करता हुआ अपने कदमों पर खड़ा हुआ और बंदूक की गोली की तरह भाग उठा। इस आदमी को वो लोग कई हफ्तों तक ढूंढते रहे, जो ये जानने को बेचैन थे कि वो कौन था, लेकिन उसे कभी तलाश नहीं किया जा सका। और किसी आदमी ने सामने आकर ये न कहा, मैं वही हूँ। उस आदमी को तलाश करने में नाकाम होने पर लोगों ने बिलाखिर ये सोचना शुरू कर दिया कि मैंने कोई भूत देख लिया था। शायद दूसरे आदमी को भी ऐसा लगा था, क्योंकि उसने तर्स को खौफ जैसी रफ्तार से उभरते हुए देखा था। अच्छा, फिर उसके बाद बताया उसके बाद अनदर मैन, उसके बाद एक और आदमी, आफ्टर दिस अप्रोच्ड, कह रहे हैं उसके बाद एक और आदमी नज़दीक आया, जो कि पटरी पर काम करने वाला एक कारीगर था। पहले हिस्से में बताया जा रहा है, यानी कि ऊपर वाले पैराग्राफ की मज़ीद वजाहत कर दूं कि मैंने एक आदमी को देखा। इस वाले पैराग्राफ की मज़ीद वजाहत कर दूं कि मैंने एक आदमी को देखा और मैंने उसको आवाज़ें दी अपनी मदद के लिए, लेकिन पहले उसने इधर उधर देखा, मैं उसको नज़र नहीं आया। लेकिन जब बाद में उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे मतलब कोई क्रिएचर समझकर, कोई दूसरी मखलूक समझकर और हवास बेसाख्ता होकर भाग गया और उसने मेरी मदद नहीं करी। और फिर बताया जा रहा है कि उसके बाद एक और आदमी नज़दीक आया, जो कि पटरी पर काम करने वाला एक कारीगर था। इस पैराग्राफ को मतलब देखेंगे, और जो मेरी आवाज़ सुनकर जैसे फ़ौरन समझ गया कि कोई हादसा पेश आया है, जल्दी से आगे आते हुए उसने मेरा मुआयना किया और 1-2 मिनट में मुझे स्टेशन तक पहुंचाने के लिए कई दीगर अफराद की मदद लेकर वापस आया। कई लोग अब भी वहां मौजूद थे, इसलिए जब डॉक्टर की आमद का इंतज़ार करने के लिए इंतज़ार गाह में रखा गया तो बहुत सी आँखों के सामने पुरसुकून चेहरे बनाए रखने के लिए मुझे कोई और तरीका समझ ना आया सिवाय इसके कि अपना पाइप निकालूं और तंबाकू नोशी शुरू कर दूं। एक ऐसा काम मुझे बताया गया है जिसकी बदौलत मुझे मुकामी अखबारात में बहुत सनसनी यानी कि ये जो ख़बर थी, ये जो हादसा था मेरा, वो मतलब अखबारात की जीनत भी बना और मुझे काफ़ी मेरा तस्करा जो है और मेरा काफ़ी चर्चा जो था मेरी बेवकूफ़ी का, वो जो है क्या नाम है अखबारों की सुर्खी में सुर्खी बन गया, यानी कि अखबारों में शामिल हो गया। फिर नोट करके लिखा हुआ है आपके पास, ये नोट क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इस कहानी के मुसन्निफ W.H. डेविस इस हादसे में अपने पाँव से महरूम हो गए। ठीक है, यानी कि ये बात बताई गई इसमें। और उनको जब अस्पताल ले जाया गया और अच्छी तरह से उनकी देखभाल की गई, उन्हें 2 ऑपरेशन करवाना पड़े और घुटने पर से उनकी टांग काट दी गई। जब वो बेहतर हो गए और बैसाखियों पर नकलो हरकत करने लगे तो वो इंग्लिस्तान वापस आ गए। फिर उन्होंने नज़में और कहानियाँ लिखना शुरू कर दी और फिर एक पब्लिशर की तलाश में उन्हें बहुत मुश्किल हुई जो उनकी इन नज़मों को छापे शाया करे। इन तमाम वाक़यात और तजुर्बात को उन्होंने अपनी इस चैप्टर में बयान किया है कि किस तरह से उन्होंने हिमाकत करी और किस तरह से उनको अपना एक पाँव कटवाना पड़ा। तो ये उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा था जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर इसके बावजूद अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थर्सडे एंड सैटरडे में स्कूल टाइमिंग में अवेलेबल रहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।